नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के बढ़ते मामलों की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी हुई बाइक बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन दिनों लगातार बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे थे। ऐसा ही एक मामला 21 अप्रैल को कंपनी बाग से बाइक चोरी होने का दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी ने बताया कि वह कंपनी बाग घूमने आया हुआ था। उसकी बाइक बाहर खड़ी हुई थी। जब उसने वापस आकर देखा तो उसकी बाइक चोरी हो गई, जिस पर अभय कमांड से लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पूर्व में भी MIA थाने में 2 बाइक चोरी करने के मामले दर्ज थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद कर लिया है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी पिंटू उर्फ लाला राजगढ़ और सुरेंद्र सिंह ढाकपुरी मालाखेड़ा का निवासी है। वहीं पुलिस द्वारा अनुसंधान की प्रक्रिया कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दिनांक 21/4/2023 को कंपनी बाग के सामने से एक बाइक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था अज्ञात के खिलाफ। इस घटना के संबंध में अभय कमांड से CCTV फुटेज प्राप्त किए गए और मुलजिमान की पता रसी की गई। तो ये जो मुकदमे में मुलजिम को गिरफ्तार किया है, ये MIA थाना क्षेत्र में भी 2 मुकदमों में इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया और वहाँ पे ये गिरफ्तार हुए हैं। तो इनसे पूछताछ की गई तो इस मुकदमे की घटना को इन्होंने स्वीकार किया, जिनको गिरफ्तार करके पेश न्यायालय किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय ने जैसी वारंट स्वीकार फरमाया। इसमें परिवादी कौन था? और परिवादी बिशन सिंह ढाकपुरी थाना मालाखेड़ा का निवासी है। अच्छा, और दोनों पकड़े गए आरोपी को क्या नाम है? दोनों आरोपी, एक पिंटू उर्फ लाला सन ऑफ जगदीश प्रसाद निवासी नवलपुरा, ये राजगढ़ थाने का है, और दूसरा है सुरेंद्र सिंह सन ऑफ रूप सिंह, ये ढाकपुरी थाना मालाखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। तो ये अभी तक इन्होंने कितनी वारदात कबूल करी है, क्या है? अभी अपने थाना कोतवाली के अलावा 2 मुकदमे इनके और MIA के हैं, और पूर्व के इनके रिकॉर्ड थाना से प्राप्त किए तो उसमें नील है, कोई है नहीं। तो आदतन अपराधी है क्या सर ये जो बाइक चोरी? 3 मुकदमे दर्ज हो गए तो ऑब्वियसली है ही। मेहताब सिंह का नोहरा स्थित श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में निःशुल्क पंचकर्म यूनिट और आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे विशिष्ट अतिथियों के सम्मान के साथ की गई। वैद्य अनिल जैन ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से जैन औषधालय में सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए अनेक निःशुल्क शिविर लगाए जाते रहे हैं। इस चिकित्सा शिविर में मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज करा सकेंगे, जिसमें परामर्श, जांच, औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मुख्य अंग है। इसके अंतर्गत वात रोग जैसे जोड़ों में दर्द, कंधे का दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डोलाइसिस, शिरो रोग, त्वचा रोग, स्त्री संबंधित रोग, पुरानी जुकाम और खांसी सहित अन्य कई तरह की बीमारियों का पंचकर्म चिकित्सा से इलाज किया जाएगा। शिविर में वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएंगी। समस्त प्रबंध कार्यकारिणी समिति अलवर की ओर से शिविर और समारोह की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री पदम प्रभु जैन औषधालय मेहताब सिंह का नोहरा अलवर की ओर से लगभग 40 वर्षों से यह औषधालय सामाजिक सेवा में समर्पित है। आज इसी क्रम में यहाँ पर पंचकर्म यूनिट का उद्घाटन और शुभारंभ किया है। पंचकर्म एक आयुर्वेद का ही पार्ट है, जहाँ जोड़ों से दर्द, कंधे का दर्द, मन्यास्तंभ, स्पेंडोलाइटिस, फ्रोजन सोल्जर, स्लिप डिस्क, इन सभी का एक उपचार पंचकर्म माध्यम से किया जाता है। जैसे कि अपन डिप्रेशन के मरीज को देखें या पुराने साइनस वाले मरीजों को देखें, तो वहाँ निश्चित रूप से एक अच्छी चिकित्सा के रूप में ये एक पद्धति साबित होती है। और साथ साथ एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का भी यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुरारी लाल जी भारद्वाज जी, डॉक्टर पवन सिंह शेखावत, डॉक्टर मुकेश पेजापत, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर जसवंत सिंह सैनी, और इसके साथ साथ यहाँ पर धूप पापेश्वर की तरफ से BMD कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
और सभी मरीजों को निःशुल्क औषधियाँ वितरित की जा रही हैं और सभी की निःशुल्क जांच की जा रही है। तो अभी कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या है? बीएमडी के लिए लगभग 110 के करीब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार मरीजों का आने का सिलसिला जारी है और चिकित्सा के तौर पर अलग रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जो लगभग 120 के करीब यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर सभी तरह की जांच की जा रही है। यहाँ हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है निःशुल्क ही शुगर की जांच की जा रही है, बीपी की जांच की जा रही है और सभी मरीजों का एक तरीके से बहुत ज़्यादा आकर्षण आ रहा है और सभी का अच्छा एक तरीके से रुझान है कि समय समय पर सर इस तरीके के आप कैंपों का आयोजन करते रहें। कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पूरे देश में आक्रोशित है। इसी कड़ी में अलवर में भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल पर कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 9 मई को सभी जगह हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने के मामले को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने से देश के सनातन संस्कृति वाले लोगों सहित हिंदू लोग पूरी तरह आक्रोशित हैं और आंदोलित हैं। कांग्रेस शुरू से हिंदू सनातन का विरोध करती आ रही है और इसी कारण कांग्रेस पूरे देश में मुट्ठी भर रह गई है। कांग्रेस ने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और अब बजरंग दल पर। यही स्थिति कांग्रेस को रसातल में ले जाएगी। उन्होंने कहा कि जो संगठन हिंदुओं की सेवा करता है, गायों की सेवा करता है, उस पर बैन लगाना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इधर बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आतंकी संगठन पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर अपना असली चेहरा सामने ला दिया है। इसलिए 9 मई को पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी रही है। चाहे उदयपुर का कन्हैया कांड हो या गो तस्करी का मामला, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक संजय पंडित ने बताया कि राष्ट्रवादी संगठन द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, यह हिंदुओं पर कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर बम ब्लास्ट में आतंकवादियों की जिस तरीके से रिहाई हुई है वह हिंदू समाज के लिए उद्वेलित करने वाली बात है। किस तरह कर्नाटक के चुनाव में अपनी जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर जाती है, उसने देश के एक सनातनी संगठन, एक ऐसा संगठन जो देश की सनातन संस्कृति को लेके, जो श्री राम को लेके, जो भगवान आराध्य को लेके, जो हिंदुत्व को लेके जीता है, जो अपनी जीवन शैली में अपनाता है, उसको बैन करने का जो आरोप लगाया है, तो बजरंग दल के साथ हम सारे सनातनी आक्रोशित होकर आज इस कांग्रेस के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि ऐसी कांग्रेस सरकार इस ना प्रदेश में रहेगी, ना कर्नाटक में रहेगी, ना देश में रहेगी। जो सनातन का, जो हिंदुत्व का विरोध करेगा वो देश में भी नहीं रह सकता। एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में कांग्रेस इतनी बौखला गई है, सत्ता पाने के लालच में कांग्रेस इतनी ज्यादा तुष्टीकरण की हद तक उतर गई है कि वो भूल गई है कि इस देश की वो आत्मा को गालियां दे रहे, इस देश की आत्मा को धिक्कारने का काम करे। ऐसी निकम्मी नालायक कांग्रेस को जो सत्ता पाने के लिए कहीं भी गिर सकते हैं, उनका विरोध करने के लिए हम सारे सनातनी भाई बहन आज एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला अलवर की ओर से रविवार को खुदनपुर स्थित कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महासभा से जुड़े जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में महासभा द्वारा आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन कराए जाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। महासभा जिला अध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने बताया कि महासभा द्वारा आगामी दिनों में दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें 21 जोड़े शादी विवाह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं सभी समाजों की बालिका छात्रावास बन चुकी हैं और अलवर में भी जाटव समाज की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति बढ़ावा दिया जाने को लेकर सरकार से मांग की गई है कि रियायती दरों पर जाटव समाज को बालिका छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए। वहीं इसके अलावा महासभा की कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला अलवर की ओर से आज खुदनपुर स्थित कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो रखा गया है वो इस तरह से रहेगा, सामूहिक विवाह सम्मेलन करना और 21 जोड़े उसमें हमको तैयार करने हैं, कम खर्च के हिसाब से शादियां गरीब परिवारों की, जिससे हम संपन्न करा सकें। क्योंकि पहली जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। दूर दराज गाँवों से अब डिमांड होने लगी है कि भाई शादियाँ, सामूहिक विवाह
फिर से कराया जाए। दूसरा ये रहेगा कि बालिका छात्रावास समाज की अभी तक सरकार के द्वारा नहीं बनवाई गई है। विभिन्न समाजों की जब छात्रावास बन चुकी है तो जाटव महासभा को भी रियायती दर पर सरकार से ज़मीन लेने के लिए हमने चिट्ठी लिख चुके हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत भी इस बार कुछ इस तरह की योजनाएं दी जाएंगी, तो उसमें हम भी प्रयास करें कि हमें भी बालिका छात्रावास बनाने के लिए रियायती दर पर ज़मीन मिले। तीसरा एजेंडा जो रहेगा वो कार्यकारिणी का विस्तार करना रहेगा, जिसमें गांव-गांव ढाणी जाकर कार्यकारिणी बनाकर समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चैनल आज अखिल भारतीय जाटव महासभा की जो मीटिंग रखी गया है, इसका मुख्य एजेंडा है सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का। जो हमारा सामूहिक विवाह पहले सम्मेलन हुआ था वो बहुत ही सफल हुआ था, इसलिए हमें 21 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। और नंबर दूसरा एजेंडा जो हमारे समाज की बालिका छात्रावास नहीं है, इसलिए सभी समाजों की है। हमने पहले भी आवेदन किया था। हमारी यहाँ अलवर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बहुत बाहुल्य आबादी है जाटो समाज की, लेकिन हमको कुछ स्वार्थी तत्व इधर उधर टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, राजनीति करते हैं और इस बालिका छात्रावास जो पुण्य का हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमें सभी मिलकर सभी सामाजिक बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस बालिका छात्रावास के लिए भी जोरदार पुरजोर कोशिश करें और प्रशासन से मांग करें। पूर्व मंत्री और बानसूर के पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताशव शर्मा ने रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में नेता अफसर सब मिलकर जमीनों को खाने में लगे हैं। हर तरफ घोटाले हो रहे हैं। अकेले बानसूर विधानसभा क्षेत्र में करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक के जमीन घोटाले हैं। कलेक्टर और एसीबी चाहे तो ये सामने ला सकती है। पूर्व मंत्री शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बानसूर में मौजूदा कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत भूमाफिया का साथ देने में लगी है। नारायणपुर में गैर मुमकिन नदी पर पट्टे काट दिए, अब वही जमीन भूमाफिया खरीदने लग गया। उन पर एक्शन होने लगा तो मंत्री ने बचाव कर दिया, तभी तो नारायणपुर की जनता में गुस्सा है। कैसे गैर मुमकिन नदी की जमीन को गैर मुमकिन आबादी बना दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नदी नालों के बहाव क्षेत्र की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ तो नदी की जमीन पर पट्टा काट दिया और फिर बेचान कर दिया। कलेक्टर चाहे तो तुरंत एक्शन हो सकता है, लेकिन उनके पास जनता की सुनने को समय नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर को कई बार फोन किए लेकिन जवाब नहीं दिया। आखिर में मुख्य सचिव को फोन करना पड़ा, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग बानसूर के जो लोग हैं वो राज का जो प्रकोप है उससे बहुत पीड़ित हैं और भयभीत हैं। मर्जी आए जिस सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर, भूमाफियाओं को कब्जा करा देना और कब्जा करा करके उनके पक्ष में बयान देना। सरकारी मशीनरी टस से मस नहीं होती। कलेक्टर तो बाद में आता है, तहसीलदार ये कहे जैसे करता है, थानेदार ये कहे जैसे करता है, एसडीओ कहे तो जैसे करता है। और कलेक्टर साहब का तो हाल ही बेहाल है। वो कलेक्टर साहब तो मैं सीनियर आदमी हूँ और मेरे अधिकारियों से इतने संबंध भी अच्छे रहे हैं। मैं खुद भी कोई गैर मर्यादित भाषा नहीं बोलता हूँ। कलेक्टर साहब तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। और कितनी यहाँ पर अतिक्रमण हुआ सरकारी ज़मीन पर, तहसील भवन पर अतिक्रमण हुआ और तहसील भवन पर अतिक्रमण करके वहाँ के सरपंच ने एक प्राइवेट कॉलोनी काटकर रोड खींच दी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, जिसमें तहसीलदार लिप्त, एसडीओ लिप्त और सरपंच लिप्त। मेरे काफ़ी जोर लगाने के बाद तब जाके उसको स्टे कराया और उस सड़क को तोड़ाई। अब ये दूसरा एक प्रकरण है नदी का। नारायणपुर के पास एक नदी है, नारायणपुर से ज्ञानपुरा रोड पर जब जाते हैं, इस नदी का एक बहुत बड़ा भूभाग 0.01 हेक्टर एक ज़मीन का उसका ज़मीन का भू उपयोग लैंड यूज ट्रांसफ़र करके और उसको गैर मुमकिन जोड़ था, वो गैर मुमकिन जोड़ था, उसको खातेदारी राइट दे दिए। उसके खिलाफ बोलो, हाँ, आबादी में का दे दिया। उसके बाद हमने एसडीओ को, तहसीलदार को, सबको कहा और वो फर्जी पट्टे के आधार पर
उन्होंने कहा कि 13/12/2004 में ये पट्टा तत्कालीन सरपंच ने, शकुंतला एक लेडी थी, उसको ये पट्टा दे दिया गया। और 13/12/2004 के बाद बीच में इस पट्टे की ज़मीन खाली रही, किसी ने ना कोई कब्जा लिया, कोई ना लिया। और फिर इसको 8/9/2022 को सरपंच को ये पता लग गया कि एक पट्टा है, फर्जीवाड़ा करके फर्जी पट्टा इशू करके 8 महीना भी हो गया पर कोई जू नहीं रेंग रही। और मैंने कलेक्टर से टाइम मांगा, अभी परसों परले रोज़ मैंने टेलीफोन किया, मेरे टेलीफोन को उठाया नहीं, सुना ही नहीं। और बाद में पीए ने कह दिया कि ये तो उसमें वीसी में है। मैंने कहा मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, काम चालू हो गया, खून खच्चर हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया और मैंने ये सारे हालात चीफ सेक्रेटरी को बताए, उषा जी को टेलीफोन करके। तब उसके बाद कलेक्टर का मेरे पास फ़ोन आता है। उषा जी नहीं, कलेक्टर को, मतलब कलेक्टर तो के पास तो टाइम ही नहीं, एक्स मिनिस्टर से बात करने का, वो भी रोहतास से बात करने का टाइम नहीं। उसको पता है इतना इमरजेंसी मामला है। चीफ सेक्रेटरी ने अपना टाइम निकाल करके और हमको सुना, कलेक्टर को मैसेज किया, रोहतास जी तत्काल बात करो। तब मुझसे जाके बात हुई तो उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई कुछ नहीं, वो काम कार्रवाई इतनी हुई कि जो उनकी नज़रों में जो 2 क्या था मीटर, उनकी नज़रों में 2 मीटर में अतिक्रमण था। और अब्दुल रहमान के फैसले में तो ये है कि एज इट इज सारा का सारा वापस जाएगा, इसमें मीटर 2 मीटर 5 मीटर का तो सवाल ही नहीं। जब ज़मीन अब्दुल रहमान में आती है तो सारी खाली कर लेना चाहिए। तो वो एक तरह से बहु बहलावना बेर कि 2 मीटर तोड़वा दें, फिर इनका मोह खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम तो इसके नहीं चलने देंगे इस काम को। तो अब हमने कलेक्टर को बार बार कहने के बावजूद भी कलेक्टर टस से मस नहीं हो रहा। जो हमारी बात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहा। और हाई कोर्ट में भी ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का है अब्दुल रहमान प्रकरण, कि ये ज़मीन खाली करा करके, ये जो सेल है पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल है, इसका काम है कि 2 महीने में इसको खाली करा के वापस अब नदी की ज़मीन इसको घोषित किया जाए, उसके बजाय इसको पेंडिंग डाले हुए। मतलब ब्यूरोक्रेसी राजस्थान में पोपा बाई का राज है और ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल निडर हैं, उनको कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार पैसे खाती है, ये भी पैसे खाते हैं। तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई। हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमने उचित यही समझा कि भाई जो देश में जो हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो मीडिया ही प्रोटेक्ट कर सकता है। मीडिया भी एक स्तंभ है, लड़ाई लड़ने में, गरीब की लड़ाई लड़ने में मददगार सिद्ध होता है। तो हम आपकी शरण में आए कि हमारी बात को पहुंचाई जाए और ये हमको न्याय दिलाया जाए। अब्दुल रहमान प्रकरण के परिभाषा में आती है, ये नदी नाले की ज़मीन है, इसको ना कोई अलॉट कर सकता, ना कोई इसका लैंड यूज चेंज कर सकता। उसके बावजूद उसको बेच दिया और उसने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। हमने खूब कलेक्टर तक रिक्वेस्ट करी, सब कुछ नहीं माना। फिर एक दिन मैंने धमकी दी कि मैं इसको एसीडी में मुकदमा दर्ज कराऊंगा और कल से मैं भूख हड़ताल करने बैठूंगा। तब जाके इस कलेक्टर ने उसको रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन करके सूचित किया कि हमने इसको रोक दिया, स्टे कर दिया। तो वाकई डर से गलत काम था, तो उसने इसको, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप कलेक्टर पर भी लगाया, मैं वहाँ कलेक्टर भी इसमें लिप्त है, क्योंकि उसको बार बार बताने के बावजूद जो गलत काम हो रहा है, इसका मतलब बिना कलेक्टर की सहमति है। मिनिस्टर का दबाव था, भयंकर दबाव था। और फिर खैर हमने प्रेशर डाल करके और लीगली हमने उसको स्टे करा दिया। स्टे कराने के बाद अब शकुंतला जी ने इसको प्रेस्टीज का इशू बना दिया कि साहब अधिकारियों को कह करके, ये बार कभी रोज़ आज काम चला दिया, कल बंद कर दिया, आज काम चला दिया। अधिकारियों को कहने के बाद, कलेक्टर को कहने के बाद कोई सुनाई नहीं हुई। तो गांव के लोग जनहित याचिका दायर करी, जनहित याचिका दायर करी और उस जनहित याचिका में
ये थी जनवरी 2023 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट जयपुर में लगाई और हाई कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल एक बनी हुई है अब्दुल रहमान प्रकरण की जो भी जमीन, उसमें एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल की जाए। मतलब कोई भी जिसने भी जमीन नदी नालों की दबा रखी है वो इलीगल है और सारे देश के कलेक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश गया और उस कमेटी का नाम बनाया पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, अध्यक्षता कलेक्टर की अध्यक्षता में, कि इनको खाली कराओ और इसको वापस नदी नालों में मर्ज करो इनको। हमने ये अप्लाई कर दिया। 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी 30 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कलेक्टर इसको 2 माह के अंदर अंदर इस प्रकरण को निपटाए, है ना, वरना तो फिर ये लोग कंटम की कार्रवाई इस पे शुरू होगी। कानूनी प्रक्रिया में हम चलेगा तो उसका वो करेंगे, वो क्या कहते हैं, कंटम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। हमने उनको मैसेज भी कर दिया, रजिस्ट्री भी करा दी कि कंटम ऑफ कोर्ट का तो जू नहीं रहेंगे भाई। जब प्रकरण पूरे देश में ज़मीनें खाली हो गई अब्दुल रहमान प्रकरण में, तो बानसूर की नदी क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब शकुंतला सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इफ करना बटकर शकुंतला कैसे झटकर, मोर देन अंबेडकर के संविधान से ऊपर इसका पोपाबाई का संविधान चल रहा है हमारे यहाँ। टोटल पोपाबाई का संविधान है। अब पोपाबाई के संविधान से लड़ने का हमारे पास कोई वकील नहीं, कोई और नहीं। माफिया कर रहा है ये कब्जे फिर शकुंतला का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? शकुंतला का ही ये लोग हैं माफिया और ये सरपंच। ये इसने कोई पहला बार नहीं किया, नारायणपुर की बहुत सारी ज़मीन बेची। अभी मैंने उसकी तहसील की ज़मीन को खाली करवाया इनसे 15-20 दिन पहले, लड़ाई लड़ के और खाली करवाई ज़मीन पर कब्जा कर हैं। सरपंच ने करा दिया अपने प्राइवेट आदमी के नाम से, अपने गुर्गों के नाम से, भू माफियाओं को साथ ले रखा। ये दादा है सारे भूमाफिया, ये 1 नंबर का है। इसने कहा मैं गरीब गुजर समझ करके, इसने अभी स्टेटमेंट दिया है, मैं गरीब गुजर हूँ इसलिए रोहतास गुजरों के खिलाफ है, तो ये मेरी खरीदोड़ी ज़मीन पर काम नहीं होने दे रहे। शकुंतला ने भी कहा कि ये बिल्कुल सही है लड़का, इसको ज़बरदस्ती रोहतास जी तंग कर रहे हैं, गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। ये बताओ कि पुराने रिकॉर्ड में ये कब क्या पुराना रिकॉर्ड इसका क्या है और इसका लैंड ये रहा ना, ये रहा वो क्या है? हाँ तो वो रिकॉर्ड में दिखा, पुराना रिकॉर्ड में नदी की जमीन है। ये किसमें क्या है? किसमें जमीन गैर मुमकिन नदी है। इनको पट्टे तो इशू हुए, गैर मुमकिन नदी है। 2004 में तत्कालीन सरपंच ने 1975 तक गैर मुमकिन नदी थी, जिसमें एक पार्ट 0 पता नहीं किस इंटरेस्ट में 0.01 हेक्टर लैंड को ये करके आवंटित किया था कि इसमें शायद शमशान के लिए, और उस पर इस वर्तमान सरपंच ने पट्टा काट दिया। हमारी सरकार चाहे कुछ भी हो, ऐसे छोटे और घटिया घिनौने काम हमारी सरकार में कभी नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं। बदली ट्रांसफर में ये पैसे खाएं, सड़क में आपको सरपंच और आपको 10 लाख दिया उसका कमीशन ये खाएं, आपका पानी के में ठेकेदारों से पैसे ये ले रहे, सड़क के ठेकेदारों से ये पैसे ले रहे। सारी सड़कें टूट गई, एक बरसात नहीं झेल पाई। नहीं अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि हाँ? क्या एक्शन लेंगे अगर आपकी सरकार आती है? हमारे इनके खिलाफ जांच बैठाएंगे और इनको जेल भेजेंगे सबको। 100% अगर हमारा राज आ गया तो इनको 100% जेल भेजेंगे। जेल के अलावा कोई बचता ही नहीं कोई। राज से पहले तो लोग ये सोच रहे हैं खुद रोहतास कुमार कब बीजेपी में खुद कब आएंगे, उनको लेगी नहीं लेगी पार्टी। देखो मेरे को तनिक भी इस बात की चिंता नहीं कि मैं MLA बनूँ या ना बनूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ बानसूर के लिए मैं लड़ता रहूँगा। मैं गरीब घर में पैदा हुआ,
और मेरे को मशहूर किया। मेरे बानसूर के माँ बापों ने, बानसूर की जनता ने मेरा नाम किया पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में। वो तो बानसूर की जनता के लिए मैं निरंतर लड़ता रहूँगा। पार्टी कौन आती है कौन नहीं, पहले भी मैं तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जनता ने मुझे उठा लिया। मेरे को बानसूर की जनता पे विश्वास है। पार्टियों का तो अपने हिसाब से चलता है, वो जब देखेंगे क्या होगा। 100% चुनाव बीजेपी से ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि बीजेपी ने बिना बात ही मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। हालांकि भगवान ने मेरी सुनाई कर ली। जिन लोगों ने मुझे हटाया वो खुद ही हट गए, तो मेरी बात तो सिद्ध होगी। मैंने सिर्फ यही तो कहा था कि विपक्ष नाम की चीज़ राजस्थान में नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस कमज़ोर है, राजस्थान में बीजेपी कमज़ोर है, नेतृत्व कमज़ोर है। कोरोना पीरियड में एम्बुलेंस मिली नहीं, लोगों को दवाई मिली नहीं, किसी 3 मंत्री होते हो किसी ने संभाला नहीं। मैंने यही तो कहा था। अब सही हाथों में है नेतृत्व। अब नेतृत्व ठीक है, अब नेतृत्व ठीक है तो देखो हमारे एमएलए का हाथ टूट गया, लड़ाई लड़ी बाकायदा। और पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए जो कोई गया ही नहीं, नाचने गाने वाले बुला रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। दुनिया के टाइम में कहाँ विपक्ष था? विपक्ष तो अब यूनाइट हुआ है, सारा एक हुआ है, फर्क तो आए। पुराने लोग हैं आपके सारे पावर में हैं, वो आपको याद नहीं कर रहे। अब देखो अब उनकी मर्यादा है, अब वो क्या करेंगे ये उनका सोच है। पर मुझे किसी की परवाह नहीं, ना मैंने की, ना करूँगा, ना हाथ जोड़ूंगा। मैंने टिकट ही नहीं मांगा, मेरे को तो अपने आप दिया। मैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा टिकट 11 बार में लेके आया। हाँ, भाजपा क्यों नहीं मुद्दा बना रही है पूरे प्रदेश में इस तरह के हैं? भाजपा, आप देखो वो ज़माना बदल गया। पहले ब्रिटिश हुकूमत तो डरती थी कि लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं या हड़ताल पर बैठ गए या धरना प्रदर्शन से, ब्रिटिश हुकूमत डरती थी। और आज़ादी के बाद हमारी वाली ये जो पहली बार जो सरकार बनी है, अब किरोड़ी लाल 2 महीने तक धरने में बैठा रहा, कोई सुनने ही नहीं आया, पूछने नहीं आया। ये तो शुक्र है कि हंगर स्ट्राइक नहीं करे तो मर जाए, तो इनको कोई डर नहीं है, कोई सुनने ही नहीं आता। हड़ताल पर बैठ जाओ, किसी को जू नहीं रहती, ये परवाह नहीं है, कोई मरे जिए, हम तो काम करेंगे अपना उल्टा सुल्टा। आज मैं कहता हूँ, मेरे तरफ से लिख लो, मैं एफिडेविट देकर कह सकता हूँ कि हमारे 250 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा घोटाला हुआ है। अगर कोई एजेंसी ये हिम्मत करे, कलेक्टर हिम्मत करे, यहाँ की एसीडी मेरे साथ चलो, मेरे को वो झूठ कहने की मैं वो कौन सी धारा है 182 186 वो धारा चाहे लगा देंगे कि मैंने गलत बरगलाया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 250 करोड़ का घोटाला मैं पकड़ के दिखाऊंगा। मेरे साथ कोई एजेंसी है, घोटाला किया है इसने। जमीन, देवस्थान की ज़मीन बेच दी हरसोरा में, उसमें 150 करोड़ रुपया की बेच दी, खा गए। देवस्थान की ज़मीन है हरसोरा में, ऐसी बहुत बड़ी ज़मीन है जो बेच खाई। सड़कों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री की जो ये जल योजना जो आई है, इसमें कम से कम 500 करोड़ रुपया खा गए। पाइप, स्टैंडर्ड पाइप कुछ है और पाइप लगा रहे हैं दूसरे, खुले पैसे खा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं, कोई जांच नहीं। हमारे सड़कें सारी जर्जर पड़ी हैं, हमने एससी को कह लिया, सबको कह लिया, कोई जू नहीं रही थी। अभी शकुंतला ने, चलो ये विषय दूसरा हो जाएगा। ये आरोप दोबारा रावत पर लगा रहे हैं? हाँ, ये आरोप शकुंतला रावत पर लगा रहे हैं? ये सारी घटनाएं शकुंतला रावत के कारण ही है। तो जिम्मेदार शकुंतला रावत, सरकार जिम्मेदार है। शकुंतला रावत इज मिनिस्टर। पूरे जिले में जमीनों की बंदरबाट हो रही है, सब जगह बंदरबाट हो रही है, बड़े स्तर पे जमीनों का आवंटन गलत हो गया। हाँ, तब सरकार के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई तो कुछ जमीनों का आवंटन निरस्त भी हुआ। आपको लगता है कि आपका ये छोटा सा हिस्सा इस नदी का, इसको लेकर के सरकार संज्ञान लेगी? खुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो लेना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई करने की बट की जरूरत ही नहीं, इनकी हठधर्मी है। ये तो अब्दुल रहमान का फैसला है कि जमीन को तो वापस करनी पड़ेगी। वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आप विपक्ष में रहते हुए आप लोग क्या करेंगे? मतलब आप करें ना, हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं बढ़ने दे रहे, अड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई जनहित याचिका लगाई है, अब उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बार हरदेव जोशी को भी 9 बार मिला टिकट, भैरू सिंह शेखावत भी 9 बार जनसंघ या बीजेपी का टिकट, मैं 11 बार टिकट लिया है। मैं कमज़ोर तो हूँ नहीं,
और मैंने कभी मांगा नहीं, कभी दरख्वास्त नहीं लगाई, अब कभी दरख्वास्त नहीं लगाऊंगा ना मांगूंगा। हाँ, बीजेपी में शामिल होने का याचिका जरूर दायर करूंगा। टिकट तो 11 बार लेके आए लेकिन जीते कम ना हुआ। उसका तो कारण है ना, वो तो करमचंदिया का खेल है ना भाई। पिछली बार जीता है बिना ही बात में थानागाजी भाग गया, अगर मैं अड़ जाता तो अड़ ही जाता। ये तो देखो भाग्य से भगवान राम को कल शपथ लेनी थी, राज्याभिषेक होना था और कल हो गया वनवास। तो ये नहीं है, पर हम लड़ने में तो कमजोर नहीं रहे ना भाई, लड़ाई तो पूरी लड़ी ना। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से हम सहयोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता वर्तमान मंत्रियों से, जो कि भूमाफियाओं से मिली हुई है, भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है और इनके काले कारनामे हैं, और बानसूर आप नारायणपुर की जनता को न्याय दिलाएंगे। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश। बहुत बढ़िया। और कलेक्टर भी इसमें दोषी है, कलेक्टर 100% दोषी। कलेक्टर में के संज्ञान में ये मैटर, ये 4 महीने से मैटर कलेक्टर के संज्ञान में है, जबकि कलेक्टर की कमेटी को फटाक दे डिसाइड कर देना चाहिए। दब गया कलेक्टर, दब रहा है इनसे। बाकी ये पहले पुराने सारे कलेक्टरों में लोग ये कहते हैं कि सबसे अच्छा कलेक्टर जनता के बीच मैसेज इसका ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो, जनता के बीच में मैसेज ये ठीक है, खाओ और खाने दो, उसकी तो कोई बुराई नहीं होती। और पब्लिक से आप मेरी बात सुनो, जब हम जनता की बात को पहुंचाना चाहते हैं, हमको निजी काम से तो जा नहीं रहना चाहते, हमारी बात तो सुनी नहीं। हाँ, बड़ा मसला करते हैं। हमारी बात नहीं सुनी, भूमाफियाओं ने जमीन दबा रखी है, इलीगल है टोटल सारा का सारा। अच्छा, फिर इनके पास प्रशासनिक अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके पास SDO ऐसे लगा रहे हैं जो तहसीलदार के जैसे कर रहे हैं, ट्रेंड नहीं हुए, ना एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग से आते ही RS अधिकारियों को SDO लगा रहे हैं। जमीन उमीन के फोटो वीडियो डाल दो हमारे में। हाँ है ना फोटो। अरे फोटो कहाँ है तेरे पास? है फोटो लगा। वो मिश्रा भरथरी विचार मंच एवं विश्व संवाद केंद्र जयपुर की ओर से रविवार को कुश मार्ग स्थित महावर धर्मशाला में देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद अध्यक्ष सुनील भारतीय मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र तिवारी द्वारा वक्तव्य दिए गए। विश्व संवाद केंद्र जयपुर के प्राचार्य डॉक्टर महावीर कुमावत ने बताया कि महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र की ओर से पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महर्षि नारद हमारे आदि पत्रकार हैं, उन्हें स्थापित करना और उनके द्वारा जन कल्याण के लिए जो कार्य किए गए थे वही कार्य हमारे पत्रकार साथियों द्वारा किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य के चलते महर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। नारद जी आदि पत्रकार के रूप में पूज्य हैं सबके लिए, तो इसलिए हम किसी भी कर्म की बात करते हैं, पत्रकारिता कर्म की बात करते हैं, तो नारद जी की ही याद आना स्वाभाविक है। और ऐसे में पत्रकारिता के क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम, समर्पण, भाव, भावना, श्रद्धा, सम्मान ये प्रवाहित हो, यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। सर, अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि अक्सर जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें अभी कुछ ना कुछ एक गिरावट का जो दौर है वो सामने आया है। वो हर समय देखने में आता है, लेकिन उसका निराकरण भी निकलता है, लोग उससे हटते हैं। और पत्रकारिता मूल में सच को सामने लाने का साधन है, वो सामने आता ही आता है। तो इसलिए अपराधी हों इसका मतलब ये नहीं है कि सभ्य समाज की कमी है। ज़्यादातर लोग तो सभ्य और अच्छे ही लोग हैं। नहीं सर, जैसे कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि पत्रकारिता करते हैं लोग, लेकिन क्या है कि कुछ हद तक पत्रकारिता हो रही है, बाकी के बाद में क्या है कि लोग जो है दूसरी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसको लेकर आप इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं जिससे जितना हो सके उस पर रोक लगनी चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है कि पत्रकारिता के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को उसका भरण पोषण नहीं होता और दिक्कतें आती है, तो वो सोचता मैं क्या करूं। तो निश्चित रूप से सरकारों को, पत्रकार संगठनों को, मीडिया संस्थानों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पत्रकार समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, तभी वो संयमी रह पाएंगे। तो इसलिए उनका
कि आर्थिक अवस्था की तरफ भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर अभी जैसे कि वर्तमान में जो पत्रकारिता चल रही है उसमें जो मीडिया संस्थान है और वहाँ पर जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं उनकी जो आर्थिक दृष्टि को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आर्थिक युग के अंदर पत्रकारों की आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ गई हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो संस्थान इस बात को समझे, सरकार संस्थानों की स्थिति को समझे, और दूसरा पत्रकार परिश्रमी और कर्मठ होंगे तो उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। फिर उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं हो सकता या उनकी योग्यता को कोई भी भुला नहीं सकता। विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर नंगली सर्किल से वापस स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। दौड़ में लगभग 20 राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय खिलाड़ी धारा ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव कुमार सैनी, भारतीय खेल प्राधिकरण और जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह रहे। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ अलवर के द्वारा एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री शिव कुमार सैनी, भारतीय खेल प्राधिकरण अलवर रहे सहायक निर्देशक, और अध्यक्षता श्री सबल प्रताप सिंह चौहान, खेल अधिकारी अलवर रहे। यह दौड़ स्टेडियम के गेट से शुरू होकर भवानी तोप होते हुए वापसी स्टेडियम के गेट पर ही फिनिश की गई, जिसमें लगभग 100-125 से बच्चों ने भाग लिया। पुरस्कार भी दिए गए, जो फर्स्ट सेकंड बच्चे, थर्ड बच्चे आए उनको इनाम दिए गए। और आज कुछ एथलेटिक्स कोच इस अवसर पर दिनेश दहिया, तीरंदाजी कोच विनोद कुमार और वेट लिफ्टिंग कोच अनिल कुज, लगभग 20 राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। एनईपी थाना क्षेत्र दिवाकरी गांव में एक 20 साल की लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। कांस्टेबल देवी सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि दिवाकरी गांव में एक 20 साल की लड़की भारती जाटव ने घर पर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। जिस समय फांसी लगाई गई थी उस समय घर पर कोई नहीं था। मां दूध लेने के लिए गई थी और भाई दोस्तों के साथ खेलने गया था। फिलहाल पुलिस अभी मौत के कारणों की जाँच करने में जुटी हुई है। ये सानिया हॉस्पिटल से करीब 7 बजे के समथिंग एक सूचना मिली थी कि एक लड़की और हैंगिंग करके एक्सपायर उसको लाया गया है, जिस पर एसएचओ साहब मेजाब्ता के सानिया हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसने हैंगिंग करने के बाद में और जब तक यहाँ लाए थे तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस पर एसएचओ साहब ने आदेश दिए कि इस डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसमें शिफ्ट कराया जाए। तो मुझे यहाँ भेजा है तो मैं यहाँ शिफ्ट कराने आया। क्या नाम पता है इनका? इनका नाम है भारती, डॉटर ऑफ किशन लाल, उम्र 19 साल, जाति जाटव है और दिवाकरी की रहने। तो किस कारण, कोई कारण का भी पता लगा? अभी कोई कारण सारे अज्ञात हैं। एसएचओ साहब छानबीन कर रहे हैं, गए हैं मौके पर। घर पर अकेली थी क्या? हाँ, घर पर अकेली थी। भाई जो है वो क्रिकेट खेलने गया हुआ था और माँ दूध लेने गई हुई थी, तो घर पर कोई नहीं था जिस समय हैंगिंग की थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जहां गहलोत सरकार अलवर में 40,000 पट्टे वितरण करने का दावा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब इसी अभियान के तहत अलवर नगर परिषद से जुड़े पट्टों के वितरण कार्य के दौरान कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, जिसके तहत अलवर शहर से जुड़े फॉरेस्ट की जमीन पर जहां नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया, वहीं इस मामले में कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध करते हुए संबंधित नगर परिषद तत्कालीन
आयुक्त सहित नगर परिषद के कार्यवाहक सभापति, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मुहिम तेज कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस से जुड़े कई पार्षद और मनोनीत पार्षद रविवार को कोतवाली थाने में इस पट्टे से जुड़े प्रकरण को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, जहां मौजूद कोतवाल राजेश शर्मा ने पूर्व में इस मामले को लेकर एसपी को दिए गए परिवाद की जांच होने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। साथ ही कहा कि पहले दिए गए पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र कोतवाली थाने पर आ चुका है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी परिणाम सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि पूर्व में भी हमारे द्वारा एसपी साहब को फर्जी पट्टे के संबंधित शिकायत पत्र दिया गया था। उस संदर्भ में आज हम सभी पार्षद लोग एफआईआर दर्ज करवाने आए थे। कोतवाल साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे वो 2 दिन के समय में जांच करके आगे किस चीज़ के फर्जी पट्टे थे, ये किसकी विभाग की ओर से जारी किए गए थे? जी, नगर परिषद द्वारा कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के वन क्षेत्र के फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं। उस संदर्भ में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट तो पहले भी आप लोगों ने दी थी? नहीं, शिकायत दी थी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक जी को। उसी के संदर्भ में ही आज हम कोतवाल साहब से मिले हैं, एफआईआर दर्ज कर। क्या उन्होंने बताया आपको, क्या आश्वासन दिया? जी, आश्वासन नहीं, उन्होंने ये कहा है कि इसमें एएसआई साहब की ड्यूटी लगा करके इसकी 2 दिन में हम संबंधित पत्रावली मंगवा करके और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। बांदीकुई के संत फ्रांसिस स्कूल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों ने थाने के सामने टेंट लगाकर धरना जारी रखा। इस विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अब भीम आर्मी भी शामिल हो गई है। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने आरोपी टीचर की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। फिलहाल आरोपी अध्यापक अभी फरार है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बालिका के परिजन भीम आर्मी के लोग नहीं माने। गौरतलब है कि इस विद्यालय की छात्रा ने स्कूल से घर जाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे आक्रोशित होकर परिजनों एवं समाज के लोगों द्वारा अध्यापक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। शाहजहाँपुर स्थित जाट बहरोड नीमराना मार्ग तिराहा स्थित प्राचीन शिव मंदिर मठ में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन कलयुग के आगमन और प्रभाव पर कथावाचक आचार्य साध्वी राम सखी द्वारा 11:15 बजे से 3 बजे तक कथा सुनाई गई। इस अवसर पर मठ महंत फूलनाथ महाराज, एमपीएस किरण यादव, पंडित ब्रजमोहन शर्मा, सुरेंद्र हलवाई, सुमेर सहित आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी। वहीं कथा समापन पर 12 मई को सुबह हवन यज्ञ का आयोजन कर भंडारा किया जाएगा। नीमराना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमराना थाना प्रभारी सुनीलाल मीना ने बताया कि 2 मई को थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसके बच्चे अकेले थे, तभी मौका पाकर माधो सिंहपुरा निवासी अमित पुत्र सत्यवीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर आसपास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित को जंगलों से गिरफ्तार किया है। शाहजहाँपुर थाना पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शाहजहाँपुर थाना अंतर्गत मोलावास निवासी कबूल सिंह पुत्र भानी सहाय यादव और गादली निवासी विकास पुत्र अमरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 104 पव्वे अवैध देशी शराब के बरामद किए हैं। पुलिस ने आबकारी एक्ट में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यह कार्रवाई हेड कांस्टेबल सत्यवीर यादव और धर्मवीर यादव की टीम द्वारा की गई। बहरोड विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर बहरोड पहुंचे। विधायक के बहरोड पहुंचने पर हजारों महिला पुरुषों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि बहरोड विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं। इसी के तहत 194 विधानसभा बहरोड में दौड़ लगाने पहुंचे। इस दौरान विधायक के समर्थन में महिला, पुरुष और बच्चों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसको लेकर विधायक ने उनका आभार जताया। विधायक ने कहा कि वे एक दिन बहरोड को पूरे राजस्थान का सिरमौर बना देंगे और बहरोड की जनता को कभी नीचा नहीं देखने देंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद बहरोड विधायक बलजीत यादव ने बहरोड से दौड़ शुरू कर गंडाला गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने गांव माजरी में दौड़ समाप्त कर जनता का आभार व्यक्त किया। बहरोड की जनता ने
हमेशा से ही मुझे बेपनाह प्यार किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे विश्वास था पूरे राजस्थान में सभी जगह जो जन सैलाब उमड़ा है, लोग हर जगह कहते थे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हुई है, आज तक किसी नेता के लिए इतनी भीड़ नहीं आई है। लेकिन मुझे विश्वास था मेरा बहरोड सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा और आज मेरे बहरोड ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, दिखा दिया कि बलजीत यादव बहरोड की 36 कौम के दिल में रहता है और जनता का आशीर्वाद उसके साथ खड़ा है। बलजीत यादव और मैं भी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिन 14 सूत्री मांगों को लेकर हम निकलें, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। जब जवान दौड़े तभी सरकार ने 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली हैं, निश्चित रूप से और भी भर्तियां निकालेगी। सेना में भी भर्ती पहले के जैसे होगी, किसान को उसकी फसल का दाम मिलेगा, मजदूर को पूरी मजदूरी मिलेगी, पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी और ये जो सरकारी स्कूल हैं इनकी दशा सुधरेगी और बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनकी लूट से मुक्ति मिलेगी। यहाँ की जनता को, राजस्थान की जनता को ये मेरे को पूरा विश्वास है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लड़ते रहेंगे। बलजीत यादव को जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाएगा, लेकिन जनता को राजस्थान की हार नहीं देने देगा। राजस्थान के अंदर युवाओं की फौज खड़ी करके बलजीत यादव आया है, ये बहरोड की जनता को बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मांगे नहीं मानी तो राजस्थान के अंदर युवा क्रांति होगी। थानागाजी के समीपवर्ती द्वार चौहान गांव के अंदर खुशी रानी के अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण का मामला चल रहा था। रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाकर यहां पर कोर्ट स्टे के बावजूद मकानों को तोड़ा गया एवं दरवाजे के ऊपर अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा राजनीति अपनाई गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीड़ित कैलाश बोरा ने बताया कि राजनीतिक रसूख बनाकर प्रशासन के दबाव में आकर उन्होंने अतिक्रमण हटाया है, जबकि उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया गया है, परंतु राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक दबाव बनाकर अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई। वहीं मामले पर तहसीलदार कैलाश बोरा ने बताया कि अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। तानाशाही दिखा करके पूरी तानाशाही करी है और हमको तो बेघर हो रहे हैं, कोई आसरा नहीं है, सारा राजनीतिक हो रहा है, क्या तानाशाही पूरा प्रशासन ले रहा है। ऐसा क्यों किया गया? एक ऐसा पटवारी उनका रिश्तेदार है, एक तो उनके पटवारी है, एक एएसआई है और राजनीतिक क्या है क्या नहीं है, हमसे तो द्वेषता निकाली जा रही है, वो तो गांव से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। रामगढ़ क्षेत्र के बरामदा में पूर्व सरपंच रमेश के निवास स्थान पर ओड महासभा के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सूरा का स्वागत किया गया। इस दौरान निर्मल सूरा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है एवं अपराधियों को रामगढ़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में प्रेमचंद दर्शन मतवाल, संतोष शीशपाल, अजय कुमार, खेमी कुमार आदि लोग मौजूद रहे। थानागाजी के समीपवर्ती नारायणपुर में रविवार को परशुराम जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों महिला पुरुषों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पुरुषोत्तम दास महाराज की बगीचे से कलश यात्रा का आयोजन शुरू किया गया। ये कलश यात्रा परशुराम मंदिर तक आयोजित की गई। इसके बाद आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज सेवियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, मनोहर लाल जोशी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। आज बरामदा में रमेश सरपंच के यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पर सबको दुपट्टा पहनाकर उनको भगवा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया और सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले विधानसभा 2023 के बारे में जो चर्चा की गई उसमें साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर ओड समाज को टिकट दी जाती है तो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में ओड समाज एकजुट है। सभी चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, अगर समाज को टिकट दी जाती है सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और अपने समाज के टिकट को निकालने का सभी समर्थन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंडला में एक दिवसीय संत बाबा का मेला आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के श्रद्धालु सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र अलवर के यूथ मंडल कुंडला अध्यक्ष राजेंद्र मीना ने बताया कि मेले में कुश्ती दंगल आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें आसपास के पहलवानों ने अपना दांव आजमाया। सुबह से ही बाबा के दरबार में चहल पहल रही। सभी ग्रामीण जनों ने बाबा को भोग लगाकर अपनी मन्नतें मांगी। बाबा के बारे में बताया जाता है कि संत बाबा ने सरिस्का के अरावली वादियों में कठोर तपस्या की थी। आज भी नाहर शक्ति के आगे पांडुपुल के रास्ते हरसावल वन चौके के समीप उनकी समाधि बनी हुई है, जहां पर हमेशा झरना चलता रहता है। इस अवसर पर गांव के सैकड़ों महिला, पुरुष और अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बाबा जी महाराज का मेला संपन्न हुआ, एक दिवसीय मेला जिसमें हमारे आसपास के सभी लोगों ने इसमें शिरकत की और बाबा के दर्शन करके श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें मांगी और बहुत शानदार मेले का आयोजन हुआ। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। रेनी उपखंड क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय अध्यापक क्रिकेट प्रतियोगिता द्वितीय 2023 का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा मौजूद रहे, जबकि मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा रहे। इस दौरान रेनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं अध्यापकों द्वारा सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक जौहरीलाल मीणा ने बताया कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास की धुरी है। क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और सभी को खेल भावना के साथ खेलने की बात कही। इस दौरान अध्यापक बन्ने सिंह मीणा, डाटाराम, आरडी मीणा, बैरावड़ा सहित सैकड़ों अध्यापक मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव गिरवास के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि रात्रि 2 बजे के लगभग अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से शिवाना निवासी गोविंद पुत्र बनवारी लाल की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर खैरतल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा दिया। शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर पर ECRP योजना के अंतर्गत 32 लाख रुपए की लागत के रोगी वार्ड का शिलान्यास किया। प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने बताया कि 20 बेड के 32 लाख की लागत से बनने वाले वार्ड का विधायक बैरवा ने समारोह पूर्वक शिलान्यास किया। इस मौके पर बीरू बैरवा, पंचायत समिति सदस्य पिंकू शर्मा, जगराम वैद, महेश जाटव, दिनेश लेखी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कठुमर कस्बे के बनोखा रोड पर 6 अप्रैल को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से टेम्पो सवार सहित 4 जनों की मौत हो गई थी। क्षेत्र के समाज सेवी और भामाशाहों ने मिलकर परिवार में जिंदा बची एक महिला और उसकी बेटी को 1,85,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। जागरूक और समाज सेवियों ने करीब 1 माह अभियान चलाकर 1,85,000 रुपए की राशि एकत्रित की, जिसे मृतक मुरारी सिंह की पत्नी लाडदेवी और बेटी आरती को परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में सुपुर्द कर दिया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि पीड़ित परिवार की जरूरत पड़ने पर हर कमी को पूरा किया जाएगा। रामगढ़ कस्बे के श्री कृष्ण साईदास मंदिर पर यादव समाज के सौजन्य से 1 दिवसीय नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान इकाई रामगढ़ और यादव समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवानिवृत्त न्यायाधीश जोगेंद्र सिंह यादव और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक BS यादव द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान पधारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शिविर के दौरान हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से आए अनुभवी डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने 100 से अधिक मरीजों की जांच करने के बाद उन्हें उचित परामर्श दिया और मौके पर ही नेचुरोपैथी सहित एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार भी किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने सभी मरीजों को अपने खान पान पर नियमित रूप से ध्यान रखने की बात कही। वहीं रोजाना योग प्राणायाम करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति दिन भर की भागदौड़ में मात्र आधे घंटे अगर अपने शरीर के लिए निकाले तो उन्हें कभी भी डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रामगढ़ में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें श्रीमान जोगेंद्र सिंह जज साहब के मार्गदर्शन में जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी और मुख्य आयोजक हैं, उनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसी की कड़ी में आज बहुत ही इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर BS यादव जी हैं, डॉक्टर सुरेश छाबड़ा जी हैं, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल जी हैं, संदीप जी हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे जो एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथ के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ जा रहा है।
इसी तरह के कार्यक्रम जज साहब के निर्देशन में अब तक 10 कार्यक्रम पूरे जिले के अंदर हर तहसील हेडक्वार्टर में संपन्न हो चुका है, जिसको विधिवत रखते हुए गांव-गांव, तहसील और कस्बे तक भेजने का एक जो कि बीड़ा उठाया हुआ है पतंजलि के तत्वाधान में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये सब कार्यक्रम आपके साथ रामगढ़ कस्बे में साहडोली गांव में पंचायत समिति सदस्य के वार्ड नंबर 7 पर उपचुनाव में दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच जीत के लिए दांव पेच चल रहा है। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार राहुल खान और बड्डन खान में कांटे की टक्कर है। चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। इस वार्ड में कुल 4193 मतदाता हैं। इनमें से दोपहर 12 बजे तक 1226 मत डल चुके हैं। उम्मीद है कि शाम तक 80% मतदान हो जाएगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने अपने मतों को डलवाने में जोर लगा रखा है। पोलिंग बूथों का जायजा लेने के लिए एसडीएम अमित कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। बहरोड विधायक बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शनिवार को 14 सूत्री मांगों को लेकर बहरोड में विधायक का दौड़ समापन का कार्यक्रम था। इस पर उन्होंने कांग्रेस नेता संजय यादव के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बहरोड विधायक ने कहा कि हाँ, उसका नौकर है। 5-6 साल पहले वह उसका नौकर था। संजय यादव ने पत्रकार वार्ता में इसका जवाब देते हुए कहा कि स्कूल खेल किट में जिस शर्मा स्पोर्ट्स के नाम से फर्म है, फर्म का मालिक उसका नौकर है, जिसका वीडियो उन्होंने 9 जनवरी 2023 को बनवाया था। अगर यह वीडियो गलत है तो इसकी फॉरेंसिक जांच करवा लें। विधायक के द्वारा 3 फर्मों के खाते में पैसे गए हैं। फर्जी फर्म बनवाकर उनका पैसा अपने साले के खाते में लिया गया है। कांग्रेस नेता संजय यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा उसके खाते में गया है या नहीं। विधायक बलजीत कहता है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। संजय ने कहा कि जिन 3 फर्मों ने भ्रष्टाचार किया उन्हीं को एक्सीडेंट या अन्य किसी तरह न मार दे विधायक, ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। उनका विधायक से एक ही सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार का पैसा उसके नौकर के खाते से खुद के साले के खाते में गया कि नहीं। विधायक बलजीत यादव इसका जवाब दे दे, बस यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल पूछे थे विधायक जी से। अगर उन सवालों का ज़रूर जवाब देंगे, और मैंने आप लोगों से भी कहा था, आप पत्रकार बंधु भी जब भी बहरोड में आए तो उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा भ्रष्टाचार के ऊपर, पर मुझे लगता है उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज आप लोगों को दोबारा बुलाया है और कुछ मैं उनके लिए वीडियोज लेके आया हूँ। तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता आखिरकार वह क्यों लूटा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, कल उन्होंने एक चीज़ तो स्वीकार की, कहा मेरा नौकर है, पर उन्होंने क्या कहा, ये मेरा नौकर 5 साल 10 साल पहले भी रह सकता है। तो मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में ये 9 जनवरी 2023 का वीडियो है, और इसकी फॉरेंसिक जांच भी आप करवा सकते हैं। जब आपके साले के खाते में पैसा गया उसके बाद भी आपके यहाँ ये नौकरी कर रहा था। दूसरे 2 वीडियो दिखाए मैंने। एक तीसरे नंबर का जो वीडियो था वो शर्मा स्पोर्ट्स का एड्रेस है। कहीं आपको उससे लगता है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए के बैट बल्लों का व्यापार हुआ हो, किसी भी सिरे से हमें नज़र नहीं आता है। दूसरा राजपूत स्पोर्ट्स का था। इसी प्रकार सभी फर्मों के जो वीडियोज हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। कल विधायक जी ने कहा था, अगर मैंने किसी की एक चाय भी पी है तो मैं खुद को चौराहे पर जिंदा जला लूँगा। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, ये वीडियो सबूत है, और कल आपने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं रखी। इसका मुझे लगता है आपने जरूर ये मान लिया कि आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आपने इसके अंदर 100% बात की, परंतु आप अनर्गल बातें करके, दूसरी प्रकार की बातें करके मुद्दे को भटकाना चाहता है। लेकिन हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। केवल हमारा एक सवाल है, आज अब मैं फिर दोबारा से उनसे पूछना चाहता हूं, केवल आप इतना बता दीजिए, अगर नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसे कैसे चला गया। केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इसी से पता लग जाएगा कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। और बहुत सारी बातें करते मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा षड्यंत्र आपके खिलाफ नहीं, आप बहरोड के युवाओं के साथ के भविष्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप खुद षड्यंत्रकारी हैं। बहुत सारी झूठी चीज़ें इस प्रकार की बातें करके, अब मैंने इतना विकास कार्य किया, इतना ये किया, सब चीज़ें किया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्य किए, आपने कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर आप विकास कार्य करते तो बहरोड की जगह कोटपुतली को जिला बनाने की सहमति नहीं देते। और आप 11 विधानसभाएं, हमारी सरकार सभी 200 विधानसभा बराबर का काम करती है। इसी विधानसभा में आप देख लेना, जिस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं है
उसमें भी बहरोड विधानसभा से कहीं ज़्यादा काम हुआ होगा। आप कभी मुझसे आके बहस कर लीजिए इस बात पे। अगर बहरोड में ये विकास कार्य हुए और आपके बगल में जहाँ कांग्रेस का विधायक भी नहीं है वहाँ भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किए। और बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे आप लोग। आपने कहा कि बहरोड का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। 100% दर्ज होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अंदर बहरोड का नाम दर्ज होगा। इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना पहली बार भ्रष्टाचार हुआ है। 71 साल पे 4 साल भारी बता रहे थे, मेरे 4 साल भारी है। मैं कहता 100% सत्य बात है, 4 साल भारी है 71 साल पे। 71 साल में कभी भी भाईचारा खत्म नहीं हुआ जितना 4 साल में भाईचारा खत्म होगा। 71 साल में कभी इतनी तानाशाही नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर तानाशाही होगी। इतनी गुंडागर्दी 71 साल में नहीं हुई जितनी 4 साल के अंदर होगी। 71 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ उतना 4 साल में हुआ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कल कही। इसके अलावा आज कल वो बिल्कुल घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे रोने के लिए आ गए, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया। बहुत नौटंकीबाज है। यार सड़कों को देखा जा रहा है, आगे आगे सड़क बढ़ रही है और पीछे पीछे उखड़ रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता का पैसा है, 127 करोड़ रुपए पास हुए थे। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। ये एक शुरुआत हुई है, आगे देखे जाइए क्या क्या होता है। एक एक करके दर पर दर सारी इसकी चीज़ें खोलेंगे और इसको जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही दम लेंगे। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। और अभी एक सड़क बनी है हाँ, न उसको अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा दिया गया। उसके बाद जबरन बनाई जा रही है। अभी भी बहुत सारे अधिकारी दबाव में काम करते हैं। मैं कर्मचारियों को फिर कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े। इनके गलत कार्यों में आप सहयोग नहीं करें। अगर आपने इनके गलत कार्यों में सहयोग किया तो क्योंकि आपके ऊपर भी आँच आएगी। और इस प्रकार जो चीज़ें हुई मेरी नज़र में आई थी, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में वहाँ पर इस प्रकार की सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा, जिस तरह विवेक आपने कहा घड़ियाली आंसू बहा रहा है, पिछले 4.5 साल में जनता को लूटा है और आप खुद 100%। कल आपने देखा नहीं, उसके भाषण में रो रहा था, इस प्रकार के आंसू गिरने की कोशिश कर रहा था। अब मैं 3 महीने से आपके बीच से बाहर चला गया था, आपके सुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, बताइए ना। 4 साल में किसी के घर पे भी आया तो, अपने कोई कार्यकर्ता के भी सुख दुख में आया हो तो बताइए। 3 महीने से आपके लिए दौड़ लगा रहा था, इसलिए मैं आपके सुख और दुख में, कोई जवान डेथ में नहीं आ पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 4 साल के अंदर कभी आप किसी जवान मृत्यु पे, किसी सुख में दुख में किसी में शरीक हुए? अब आप 3 साल का बहाना क्यों करते? आप कभी भी इनके बीच में नहीं आ पाए। और इसके अलावा कल फिर मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप अमर्यादित भाषाएं ना बोलें। कल उन्होंने फिर पीटने की बात की। ये कुछ नेता चाहते हैं अब वो पिटे और उनको अखबारों में कवरेज मिले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इतने कितने बड़े दादा आ गए भाई, कितने बड़े आदमी हो, कितनी धरती तोल दी आपने, कब लड़ना चाहते हो? अगर आपका यही वहम है तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जिस दिन आपको लगे, जिस दिन आ जाना, जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, तय कर लेना। यह भी वहम बैठ के देख ले। पर ये हमारे संस्कार नहीं है, ये उसी के संस्कार लड़ाई के। हम इन संस्कारों पे नहीं जाना चाहते। कल कह रहे थे मेरे कोई माल काम करके गया हो, किसी गोली मार दे रहे हो तो मेरे पर आरोप लग जाए। गोली मरवाना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को जहर दे के मुझे तो लगता है कि ये जिनके नाम से फर्मे उनको भी वो एक्सीडेंट करवा के मरवा सकता है, ताकि ये सारे सबूत खत्म हो जाएं। ये सारे संस्कार, इस प्रकार के मरवाने का, पिटवाने के संस्कार उसके अंदर है। हमारे अंदर इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। हमारा तो केवल एक उद्देश्य है। अगर आप तो केवल एक जवाब दे दीजिए, अगर भाई आपके नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसा गया, बस इसका जवाब दे दीजिए। यही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप इधर उधर की कोई बातें मत करो। आप ये रोना, हंसना, दौड़ना, पीटना सब बंद करो। केवल एक जवाब दो, नौकर के खाते से आपके साले के खाते में पैसा कैसे गया, ये साबित कर दे। इसी से भ्रष्टाचार का पता लग जाएगा। और आखिर में कहना चाहूँगा, हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हमें खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे बजरंगबली महाराज, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए, हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में महवा प्रखंड द्वारा हिंडौन रोड स्थित विवेकानंद सर्किल पर हनुमान चालीसा पाठ कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक नरेश ने कहा कि बजरंग दल पर रोक लगाना देश एवं हिंदू धर्म के लिए बहुत ही घातक है।
इसके विरोध में समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ हिंदू समाज आकर इसका विरोध करेगा। उन्होंने बताया कि महवा प्रखंड पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं सभी हिंदू समाज सेवी संगठनों ने इस पर आपत्ति करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। वहीं सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। जिला मंत्री खीम सिंह ने कहा कि बजरंग दल राष्ट्रवादी एवं राष्ट्र हित में अच्छे कार्य करने वाला एक समाज सेवी संगठन है। कांग्रेस द्वारा इस पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और इसकी तुलना कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई जैसे देश विद्रोही संगठन से कर दी है। इस मौके पर उदय, भानु, अवधेश, जीतू भाई, मोहन, अर्जुन, प्रियांशु सहित सैकड़ों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। भिवाड़ी में विप्र विकास संस्थान द्वारा रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने सब्जी पूरी का प्रसाद ग्रहण किया। परशुराम रसोई के आयोजक विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नरेश तिवारी रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला थाना के नजदीक एक निजी कंपनी के सामने किया गया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने आयोजकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि संस्थान लगातार भिवाड़ी में असहाय और गरीब लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। गरीब लोगों को भोजन खिलाने से लेकर उनकी हर तरह की मदद की है। विप्र समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर सामाजिक सरोकार के काम में भागीदार बना हुआ है। भिवाड़ी में पूरे देश के अनेक राज्यों से विप्र समाज के लोग रह रहे हैं। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर भिवाड़ी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक, राजेश शर्मा, नितेश सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डस्ट से भरे ओवरलोड 10 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर इन्हें जब्त किया है। थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि ट्रैक्टरों के कागजों की जांच पड़ताल की जा रही है। कागजात अधूरे होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैक्टरों में ओवरलोड भरी डस्ट को ढककर नहीं ले जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड भरी डस्ट चलते समय 2 पहिया वाहन चालकों की आंखों में उड़कर आने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। बानसूर के गांव माजरा रावत में शादी समारोह में आए 10 वर्षीय बच्चे को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बालक की मौत हो गई। इसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक बालक अपने पापा की मौसी के यहां शादी में आया हुआ था। वहीं रविवार सुबह शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को देव पूजने लेकर जाते समय पिकअप गाड़ी ने बालक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। परिजन बालक को लेकर बानसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। शव को उप जिला अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माजरा राउत की घटना है। कोई करीब आज 10 बजे एक बच्चा है बाबरिया का, शादी में आया था दक्ष नाम का, 10 साल का। तो कोई खेलते समय वाहन की टक्कर लग जाने से उसकी डेथ हो गई। बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम करवा के और लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दी। आगे का कार्रवाई जारी। तो क्या वाहन पकड़ में आया? नहीं, अभी वाहन के बारे में परिजनों ने कंफर्म बताया नहीं किस प्रकार का वाहन था। जैसे ही कोई सूचना देती है अग्रिम कार्रवाई की। खेड़ली कस्बे सहित क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद मौसम ने एकदम करवट ली और तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की। अचानक हुई बारिश से लोग छुपते और बचते नजर आए। गौरतलब है कि पिछले 2-3 दिन से एकाएक भीषण गर्मी और लू चलने से लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। बाजारों में गर्मी के चलते सन्नाटा पसरा हुआ था। बेमौसम हुई मौसम के बदलाव से लोगों को राहत मिलेगी। खैरतल कस्बे के गड़दियों की ढाणी निवासी युवक को ज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गोपाल घर से मजदूरी करने जा रहा था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोगों ने युवक के परिजनों को सूचित करते हुए एम्बुलेंस 108 की सहायता से घायल को खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। परिजनों के मुताबिक गोपाल खैरतल में बेलदारी मजदूरी का कार्य करता है। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि युवक के मुंह और दांतों में चोटें आई हैं। युवक को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया था, जिसकी स्थिति में अब सुधार हुआ है। रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी को अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बरेबास रोड पर पीलुओं के पेड़ के पीछे आदतन अपराधी मनाका निवासी अजरुद्दीन पुत्र चाहत खान
किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया और घटना करने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की सूचना पर एएसआई कमालदीन और कांस्टेबल महबूब, यादराम, विश्वेंद्र, खुशीराम सहित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं आदतन अपराधी के खिलाफ नौगावा थाने पर आर्म्स एक्ट में और एनईबी थाने पर मारपीट और लूटने की घटना का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोपहर में थाना रामगढ़ के सूचना अधिकारी कांस्टेबल महबूब खां को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बदमाश प्रवृत्ति का है, जो पूर्व से हथियार खरीदता बेचने का काम करता है, आज बेरेबास घाटी से पहले गोवा चौके की से आगे तलेटी में पेड़ों के झुंडों के बीच बैठा हुआ है, जो कोई वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर मैं एएसआई हमारा टीम के साथ में कार्रवाई के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचे, एक व्यक्ति पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजरुद्दीन उर्फ अज्जू सनोब चाँद का जाति में निवासी मन्ना का थाना एनईबी बताया, जिससे एक कट्टा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस तलाशी में बरामद किए। वापस थाने पर लाकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ पूर्व से नौगावा थाने में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा, एनईबी थाने में एक मारपीट का मुकदमा और एनईबी थाने में एक डकैती का मुकदमा पूर्व से दर्ज है। अग्रिम आदेश अनुसार तफ्तीश जारी है। किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत कोटकासिम रोड ग्राम खेड़ा में रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव के नेतृत्व में रविवार को किया गया। रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी और स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव ने बताया कि रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी में क्षेत्र के युवाओं और छात्र छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं डिफेंस एकेडमी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिफेंस एकेडमी में युवाओं को खाना पीना, हॉस्टल एवं फिजिकल लिखित परीक्षाओं की तैयारियां निःशुल्क कराई जाएंगी, जिससे क्षेत्र के प्रतिभावान एवं होनहार युवाओं और सुविधाओं से वंचित छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डिफेंस एकेडमी के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं का माल्यार्पण और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों सहित हजारों महिला पुरुषों ने भाग लिया। मालाखेड़ा कस्बे में रविवार को भगवान परशुराम जन्म उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के तहत भगवान परशुराम मंदिर में एक दिन पूर्व सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसे लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में कई तरह की विशेष झांकियां निकाली गई। परशुराम मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मालाखेड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा को लेकर मालाखेड़ा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने बताया कि उनके द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां 1 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। आज हमारे विष्णु के अवतार, छठे अवतार भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। इसको हम परशुराम भवन से प्रारंभ करके मालाखेड़ा के मुख्य बाजारों से होते हुई वापिस परशुराम भवन पधारेगी। इसमें हमारे सभी विप्र बंधुओं पधार रहे हैं, महिला भी पधार रही हैं और बड़े धूमधाम से परशुराम जी की शोभा यात्रा को हम निकालेंगे। सोच रहे थे कि 22 तारीख को ही परशुराम भगवान के जो जन्मदिन पर ही इस कार्यक्रम को करें, लेकिन उस दिन क्या है कि जिले में भी ये कार्यक्रम था और कई जगह भी था, इसलिए हमने सोचा कि लोग हमारे यहाँ अधिक से अधिक शरीक हो सकेंगे, इसलिए हमने आज ये 7 तारीख को ये कार्यक्रम रखा है। और इस गाँव में इस कार्यक्रम के बारे में जितना उत्साह है समाज में और गांव के लोगों में सब में, जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। सारे लोग अपने बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हुए भगवान परशुराम की सेवा में आज इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जिसकी हमें बहुत बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है। और आप लोग भी पधारे, इसका भी बहुत हर्ष है। हम ये संदेश देना चाहते हैं, एकता का, भाईचारे का, सद्भाव का एक संदेश देना चाहते हैं यात्रा के माध्यम से, कि हमारे समाज में समरसता रहे और भाईचारा बढ़े और सब एक दूसरे के सहयोगी बने, यही हमारा संदेश है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।